क्या हो अगर मैं कहूँ कि जिस इंसान का नाम आज हमारे देश में गद्दार शब्द का पर्याय बन चुका है। हाँ, मतलब जयचंद की बात कर रही हैं आप। बिल्कुल। क्या हो अगर वो इंसान असल में एक देशभक्त राजा था, एक ऐसा राजा जो विदेशी हमलावरों से लड़ते हुए अपनी ही आंख में तीर खाकर मारा गया था। सच कहूँ तो ये सुनना किसी बड़े झटके से कम नहीं है ना? बिल्कुल, क्योंकि देखिए पिछले 800 सालों से हमने अपनी स्कूली किताबों में, किस्से कहानियों में और मतलब आम बोलचाल के मुहावरों तक में यही सुना है कि जयचंद मतलब धोखा। हाँ, जब भी किसी ने अपनों से दगा किया तो बस उसे जयचंद कह दिया गया। लेकिन आज हमारे सामने जो ऐतिहासिक दस्तावेज रखे हैं, और वो बहुत ही ठोस दस्तावेज हैं जी, जिनमें सारनाथ और बोधगया के प्राचीन शिलालेख हैं, तिब्बत का वो पुराना ग्रंथ है चंद्र राजलेख, और साथ ही डॉक्टर R.C. मजुमदार और डॉक्टर मोती चंद्र जैसे प्रख्यात इतिहासकारों के गहरे शोध शामिल हैं। ये सब मिलकर इस पूरी कहानी को ना जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मकसद किसी राजनीतिक या धार्मिक बहस में उलझना बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ इन ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ये समझना कि जयचंद की इस छवि के साथ आखिर क्या खेल हुआ और कैसे उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो कि उनका बौद्ध होना था, हाँ, एक महान बौद्ध सम्राट होना, उसे इतिहास के पन्नों से पूरी तरह से मिटा दिया गया है। देखिए, इस मिथक को तोड़ने के लिए ना हमें सबसे पहले उस नींव को देखना होगा जिस पर ये पूरी गद्दारी की इमारत खड़ी की गई है। और वो नींव है चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। तो चलिए सीधे उसी महाकाव्य पर आते हैं। जो कहानी सदियों से हमें बेची जा रही है, वो किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। बिल्कुल। मतलब कहानी ये है कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी संयोगिता का उनके स्वयंवर से अपहरण कर लिया। हाँ, भगा ले गए उन्हें। और जयचंद इस अपमान से इतने तिलमिला गए कि बदला लेने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान से मोहम्मद गौरी को भारत पर हमला करने का न्योता भेज दिया। कहानी सुनने में बहुत ही ड्रामेटिक लगती है ना, लेकिन अगर हम इसे ऐतिहासिक कसौटी पर कसें तो ये पूरी तरह से बिखर जाती है। वो कैसे? अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों और उस समय के साहित्यों का गहराई से विश्लेषण करें तो पृथ्वीराज रासो में तथ्यों की भयानक गलतियां मिलती हैं। अच्छा? हाँ, उदाहरण के लिए इस महाकाव्य में मेवाड़ के राजा समर सिंह और आबू के राजा नाहरदेव का जिक्र है और उन्हें पृथ्वीराज का समकालीन बताया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि समर सिंह पृथ्वीराज के समय से लगभग 150 साल बाद पैदा हुए थे। रुकिए, 150 साल बाद? जी हाँ। मतलब ये जो टाइमलाइन है यही पूरी तरह से हिली हुई है। बिल्कुल हिली हुई है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आज कोई कहानी लिखे और उसमें दिखाए कि महात्मा गांधी और जूलियस सीजर एक साथ बैठकर रणनीति बना रहे थे। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है इस ग्रंथ की। और सिर्फ राजाओं का समय ही नहीं, कई आधुनिक इतिहासकारों ने तो तत्कालीन शिलालेखों के आधार पर यहाँ तक निष्कर्ष निकाला है कि संयोगिता नाम की किसी राजकुमारी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? जी, वो महज एक काल्पनिक पात्र हो सकती हैं। लेकिन चलिए एक पल के लिए इस महाकाव्य की कहानी को हम किनारे रख भी देते हैं। ठीक है। अगर हम उस समय के मुस्लिम इतिहासकारों को पढ़ें, जैसे कि इब्न असीर या फरिश्ता, हाँ बिल्कुल, अगर उनकी किताबें पढ़ें तो उनमें कहीं भी किसी भी पन्ने पर इस बात का जिक्र तक नहीं है कि गौरी को भारत आने के लिए किसी जयचंद ने बुलाया था। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है ना? मतलब अगर किसी इंसान पर इतने बड़े देशद्रोह का ठप्पा लगा है तो कोई तो सबूत होना चाहिए। कुछ तो मिलता। और में गया हो या युद्ध के लिए भेजा गया कोई खजाना, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। शून्य। दुश्मन का इतिहास कर तो शान से लिखता ना कि देखिए वहाँ के सबसे बड़े राजा ने खुद हमें बुलाकर अपनी कमजोरी दिखा दी। बिल्कुल लिखता। लेकिन उनका कोई भी लेखक ऐसा कुछ नहीं लिखता। किसी व्यक्ति के अपने पड़ोसी से अनबन हो गई हो, अच्छा, और जब मोहल्ले में चोरी हो जाए तो बिना किसी सबूत के सारा इल्जाम उसी पड़ोसी पर लगा दिया जाए। हाँ, क्योंकि अनबन जो थी। और इस कहानी का सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि बाद में उसी चोर ने उस तथाकथित गद्दार पड़ोसी के घर में भी डाका डाल दिया। आपका ये तर्क बहुत ही सधा हुआ है, क्योंकि अगर जयचंद और गौरी के बीच कोई गुप्त समझौता होता, अगर वे सच में सहयोगी होते, तो 1192 के तराइन के युद्ध के महज 2 साल बाद, यानी 1194 में, हाँ 1194 में गौरी जयचंद पर ही हमला क्यों करता? बिल्कुल। चंदावड़ के मैदान में गौरी और जयचंद के बीच जो भयंकर युद्ध हुआ था, वो खुद इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन दोनों में कोई मित्रता या संधि थी ही नहीं।
यहाँ मैं थोड़ा रुक कर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। जो लोग जयचंद को गद्दार मानते हैं, उनका एक बड़ा तर्क ये होता है कि जब तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान विदेशी हमलावर से लड़ रहे थे, तब जयचंद अपनी सेना लेकर चुपचाप क्यों बैठे रहे? उन्होंने आगे बढ़कर मदद क्यों नहीं की? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन इसका जवाब हमें उस समय के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रोटोकॉल में मिलता है। वो क्या था? इतिहासकार स्पष्ट करते हैं कि बिना मांगे अपनी सेना भेजना किसी भी स्वतंत्र राजा के लिए संभव नहीं था। पृथ्वीराज चौहान ने कभी जयचंद से मदद मांगी ही नहीं थी। लेकिन जब कोई विदेशी हमलावर दरवाजे पर खड़ा हो, तब भी ये प्रोटोकॉल देखा जाता है। बिल्कुल देखा जाता है। इसे समझने के लिए ना हमारे पास आधुनिक इतिहास के कुछ बहुत ही बेहतरीन उदाहरण मौजूद हैं। जैसे कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड ने बेल्जियम में अपनी सेना तब तक नहीं उतारी जब तक बेल्जियम के राजा ने आधिकारिक रूप से मदद की गुहार नहीं लगाई। अच्छा, हाँ। एक और उदाहरण देखें। 1947 में जब कश्मीर पर कबायलियों ने हमला किया था, तब भारत सरकार के पास पूरी सैनिक क्षमता थी। लेकिन भारतीय सेना तब तक कश्मीर में दाखिल नहीं हुई जब तक महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप से मदद नहीं मांगी। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है सोचने का। यानी अगर बिना बुलाए जयचंद अपनी सेना लेकर पृथ्वीराज के राज्य में पहुंच जाते हैं, तो उसे मदद नहीं माना जाता, उसे जयचंद का आक्रमण मान लिया जाता। एकदम सही। और दोनों राज्यों के बीच पहले से ही सीमा और प्रभुत्व को लेकर राजनीतिक तनाव तो था ही। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार जैसे इतिहासकारों का मानना है कि गौरी का पृथ्वीराज पर आक्रमण किसी साजिश का हिस्सा नहीं था, बल्कि पंजाब पर कब्जा करने के बाद दिल्ली की तरफ बढ़ना गौरी का एक स्वाभाविक सैन्य कदम था। तो उसका अगला लॉजिकल स्टेप था। बिल्कुल, उसे भारत आने के लिए किसी जयचंद के निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं थी। तो फिर असल में गौरी की मदद किसने की? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान कैसे हारे? क्योंकि जो दस्तावेज हम देख रहे हैं उनमें तो कुछ और ही नाम सामने आते हैं। हाँ, अगर हम रासों के कुछ पुराने संस्करणों और अन्य समकालीन दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करें तो पता चलता है कि असली भेदिए तो पृथ्वीराज के अपने ही दरबार में बैठे थे। अच्छा जी, उनके कुछ असंतुष्ट मंत्री और सामंत जैसे प्रताप सिंह जैन और माधव भट्ट, और साथ ही जम्मू के राजा ने गौरी को पृथ्वीराज की सैन्य कमजोरियों और रणनीतियों का भीत दिया था। कमाल की बात है, मतलब अपनों ने ही पीठ में छुरा घोंपा। बिल्कुल। और इतिहास ने सारा का सारा दोष एक ऐसे राजा के सिर मढ़ दिया जो असल में पूरब की तरफ एक बहुत मजबूत ढाल बन के खड़ा था। और यहाँ एक और कूटनीतिक पेच है जिसे समझना जरूरी है। जयचंद का साम्राज्य बहुत विशाल था। वो पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम की सीमाओं तक फैला हुआ था। और यही बात मुझे खटक रही थी। क्या? अगर जयचंद इतने ही शक्तिशाली थे और मान लीजिए कि उन्हें पृथ्वीराज से अपनी किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना ही था, तो वो सीधे अपनी विशाल सेना लेकर दिल्ली पर हमला कर सकते थे ना? बिल्कुल कर सकते थे। उन्हें किसी गौरी नाम के विदेशी लुटेरे को बुलाने की क्या जरूरत आन पड़ी? कोई जरूरत नहीं थी। जयचंद के पास अपार सैन्य बल था और वे खुद किसी भी राजा को सीधी चुनौती देने में सक्षम थे। इसलिए ये जो निमंत्रण वाली कहानी है, ये सैन्य और तार्किक दोनों ही दृष्टियों से पूरी तरह बेबुनियाद साबित होती है। तो फिर हम उस सबसे बड़े सवाल पर आ खड़े होते हैं। कौन सा? अगर जयचंद ने देशद्रोह नहीं किया, अगर उन्होंने गौरी को नहीं बुलाया, तो चंद बरदाई और बाद के लेखकों ने उन्हें इतना बदनाम क्यों किया? उन्हें 800 सालों तक गद्दार क्यों बना कर रखा गया? जब मैंने इन दस्तावेजों में इसका कारण पढ़ा तो सच कहूं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, वो हिस्सा बहुत गहरा है। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ राजनीति की नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरी विचारधारा और आस्था की थी। देखिए, ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे संवेदनशील और अहम हिस्सा है। जो दस्तावेज हमारे सामने हैं, वे जयचंद की एक ऐसी पहचान उजागर करते हैं जिसे मुख्य धारा के इतिहास ने बहुत ही सलीके से गायब कर दिया। महाराजा जयचंद वास्तव में एक परम श्रद्धालु बौद्ध राजा थे। 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत का इतना शक्तिशाली राजा और बौद्ध था। जी हाँ, उनका परिवार पीढ़ियों से बौद्ध धर्म का संरक्षक रहा था। उनकी दादी महारानी कुमार देवी ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध विहारों का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार कराया था। मतलब उन्हें दोबारा बनवाने का काम किया था। बिल्कुल। सारनाथ में मिले उनके शिलालेख आज भी इस बात की गवाही देते हैं। तो जेतवन महाविहार की बात करें, वहां सबसे प्रमुख स्थान के रूप में भगवान बुद्ध की मूल गंधकुटी का जिक्र आता है। और उसी परिसर में 2600 साल पुराना आनंद बोधि वृक्ष आज भी खड़ा है। राजस्व ग्राम मतलब गांव से आने वाला टैक्स। हाँ, इसे प्रमाणित करने के लिए हमारे पास सन 1130 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताम्रपत्र है। ये ताम्रपत्र
कन्नौज के राजा गोविंद चंद्र का है, जो कि सम्राट जयचंद्र के पिता थे। जी। इस ताम्रपत्र पर संस्कृत में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि जेतवन महाविहार के भिक्षुओं के भरण पोषण और उनके कपड़ों के लिए श्रावस्ती के आसपास के कई गांव हमेशा के लिए दान में दिए जा रहे हैं। कि उन गांवों से जो भी टैक्स सीधा राज्य के खजाने में जाता था, चाहे वो अनाज हो या व्यापारिक चुंगी, वो अब कन्नौज के राजकोष में नहीं जाएगा। बिल्कुल, वो सारा राजस्व सीधे जेतवन महाविहार के प्रबंधन को मिलेगा, ताकि भिक्षुओं को राज्य के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। गांव से आने वाले अनाज से महाविहार के अन्न भंडार भरते थे, कपास से भिक्षुओं के लिए वस्त्र बनते थे और तेल से अध्ययन कक्षों के दिए जलते थे। दस्तावेजों को खंगालने पर पता चलता है कि गहड़वाल वंश की ये एक पूरी पारिवारिक परंपरा थी। हाँ, रानी कुमार देवी का योगदान भी तो है। राजा गोविंद चंद्र की पत्नी और सम्राट जयचंद्र की माता रानी कुमार देवी, उन्होंने सारनाथ में धम्म चक्र जिन विहार नाम का एक अत्यंत भव्य महाविहार बनवाया था और उस दौर के अभिलेखों में रानियों द्वारा अपने बहुमूल्य स्वर्ण आभूषणों का दान करने का भी बार बार जिक्र आता है। इससे पता चलता है कि वे धम्म के विकास के लिए कितने प्रतिबद्ध थे। गढ़वाल शासकों को ऐतिहासिक रूप से और माता पिता की इसी उदार नींव पर सम्राट जयचंद्र का व्यक्तित्व तैयार हुआ। जिस राजा पर इतिहास ने गद्दार का ठप्पा लगा दिया, उसी राजा ने अपनी इस पारिवारिक धम्म परंपरा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जी। इस सम्राट जयचंद्र ने बाकायदा जगतमित बुद्धाचार्य से बुद्ध धम्म की विधिवत दीक्षा ग्रहण की थी। एक सत्तारूढ़ सम्राट का खुले तौर पर किसी बौद्ध आचार्य के सामने शीश झुकाना, ये एक बहुत बड़ा संदेश रहा होगा। जब हम इन सभी पुरातात्विक तथ्यों को एक साथ रखकर देखते हैं तो बड़ी हैरानी होती है। एक राजा जो ज्ञान और शिक्षा का इतना बड़ा रक्षक है, जिसने एक पूरी अर्थव्यवस्था को ज्ञान के अर्जन के लिए मोड़ दिया, उसे केवल एक राजनीतिक घटना के आधार पर नकारात्मक सांचे में ढाल दिया गया। आज भी जब कोई व्यक्ति जेतवन के उन विशाल खंडरों के बीच खड़ा होता है तो वो केवल टूटी हुई इमारतें नहीं देखता। अगर उसे इस इतिहास का ज्ञान हो तो वो सम्राट जयचंद्र की उस अगाध श्रद्धा और उस विशाल अर्थव्यवस्था को महसूस कर सकता है। और दस्तावेजों में ये भी साफ तौर पर बताया गया है कि जयचंद के दीक्षा गुरु कोई और नहीं बल्कि भिक्खु जगन मित्रानंद थे। हाँ, जिन्हें मित्र योगी भी कहा जाता था। तिब्बत में मिले प्राचीन ग्रंथ चंद्र राजलेख और बोध गया के शिलालेखों से इस बात की पूरी तरह से प्रमाणिक पुष्टि होती है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। एकदम सही। आचार्य जगन मित्रानंद इतने बड़े विद्वान थे कि उनके साहित्य का तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ और आज भी तिब्बती बौद्ध परंपरा में उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। जयचंद उन्हीं के शिष्य थे। अब हमें उस वैचारिक खाई को समझना होगा जिसका जिक्र डॉक्टर मोतीचंद्र और अन्य शोधकर्ताओं ने किया है। वो क्या थी? उस दौर में भारतीय उपमहाद्वीप में ब्राह्मणवादी और श्रमण संस्कृतियों यानी बौद्ध और जैन धर्म के बीच एक गहरा वैचारिक और सामाजिक संघर्ष चल रहा था। थोड़ा इसे आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, बताइए। श्रमण संस्कृति मूल रूप से वो परंपरा थी जो जन्म के आधार पर ऊंच नीच को नहीं मानती थी। बिल्कुल। जो कर्मकांडों से दूर थी, और इसका सीधा टकराव उस रूढ़िवादी व्यवस्था से था जो समाज को खांचों में बांट कर रखती थी। एकदम सही कहा आपने। और शोधकर्ताओं का जो विश्लेषण हम देख रहे हैं उसका दावा है कि चंद बरदाई जैसे दरबारी कवि, जो उसी रूढ़िवादी और ब्राह्मणवादी मानसिकता के पक्षधर थे, वे श्रमण संस्कृति यानी बौद्ध धर्म से एक गहरा द्वेष रखते थे। ये बहुत बड़ा दावा है और देखिए, हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम यहाँ किसी धर्म या जाति पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम तो बस उन ऐतिहासिक दावों और दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं जो हमारे सामने मौजूद है। इन शोधकर्ताओं का मानना है कि जयचंद एक सहिष्णु राजा थे, वे सभी का सम्मान करते थे, लेकिन उनकी मूल आस्था बौद्ध धर्म में थी और इसी वैचारिक द्वेष के कारण एक पूरी सोची समझी साजिश रची गई। प्राचीन काल में और सच कहें तो आज भी साहित्य वैचारिक युद्ध का सबसे बड़ा हथियार होता है। अब तलवार से किसी को एक बार मार सकते हैं, लेकिन शब्दों से आप उसकी आने वाली 100 पीढ़ियों को कलंकित कर सकते हैं। शोधकर्ताओं का तर्क यही है कि एक देशभक्त बौद्ध राजा की पहचान को इतिहास से मिटाने के लिए साहित्य का सहारा लिया गया और उन्हें हमेशा के लिए गद्दार घोषित कर दिया गया। ये आज के दौर के किसी पॉलिटिकल स्मेयर कैंपेन यानी किसी की छवि बिगाड़ने वाले अभियान जैसा लगता है। बिल्कुल वैसा ही है। बस फर्क इतना है कि आज के कैंपेन चुनाव खत्म होते ही शांत हो जाते हैं, लेकिन जयचंद के खिलाफ चलाया गया ये अभियान
800 सालों तक जिंदा रहा। हाँ। यहाँ एक रची हुई कविता ने सच का चोला पहन लिया। ये दिखाता है कि जब तथ्य मिटा दिए जाते हैं और सवाल पूछना बंद कर दिया जाता है तो साहित्य कैसे इतिहास पर पूरी तरह हावी हो जाता है। खैर, चलिए अब जयचंद की उस असली ताकत की बात करते हैं जो उन्हें एक महान सम्राट बनाती थी। इन दस्तावेजों में बार बार जयचंद को दल पंगुल कहा गया है। ये नाम थोड़ा अजीब लगता है, इसका मतलब क्या है? दल पंगुल का मतलब है एक ऐसी सेना जो अपनी असीम विशालता और भारी तादाद के कारण बहुत धीमी गति से चलती हो। अच्छा। दल यानी सेना और पंगुल यानी पंगु या धीमा। ये उनकी कमजोरी नहीं थी बल्कि उनकी अपार शक्ति का रूपक था। उनकी सेना में 80,000 शस्त्रधारी सैनिक, 30,000 बख्तरबंद घोड़े, 3 लाख पैदल सैनिक और सैकड़ों हाथी थे। 3 लाख पैदल सैनिक? जी हाँ। उन्होंने पूर्व में बंगाल के सेन राजाओं और पश्चिम से आने वाले यवनों यानी विदेशी हमलावरों को कई युद्धों में बुरी तरह खदेड़ा था। यानी वो उत्तर भारत में एक अभेद्य दीवार की तरह खड़े थे। बिल्कुल। तो फिर एक ऐसी अजय सेना का, ऐसे शूरवीर राजा का अंत कैसे हुआ? क्या वो किसी कायर की तरह मैदान छोड़कर भागे थे? अरे बिल्कुल नहीं। 1194 में जब गौरी ने चंदावर में हमला किया तो जयचंद अपनी सेना के साथ सबसे आगे खड़े थे। इब्न असीर जैसे तत्कालीन इतिहासकारों ने खुद लिखा है कि जयचंद हाथी पर सवार होकर अत्यंत भयंकर युद्ध कर रहे थे। वे जीत की तरफ बढ़ रहे थे। अच्छा। हाँ, गौरी की सेना में खलबली मची हुई थी। तो फिर पासा कैसे पलट गया? बस एक छोटी सी दुर्घटना से। युद्ध के चरम पर अचानक जयचंद का अपना ही हाथी किसी वजह से भड़क गया और बेकाबू हो गया। उसे शांत करने और खुद को संभालने की जद्दोजहद में जयचंद का संतुलन बिगड़ा और दुर्भाग्य से उसी अफरा तफरी में उन्हीं का एक तीर उनकी अपनी ही आंख में जा धंसा। वह सीधे हाथी से नीचे गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। सिर्फ एक तीर से? हाँ, सिर्फ एक तीर से। और पता है, युद्ध के बाद उनकी लाशों के ढेर में उनकी पहचान कैसी हुई? कैसे? उनके दांतों में सोने के तार बंधे हुए थे जिससे उन्हें पहचाना गया। ये सुनकर एक अजीब सी सहरन होती है ना? ये नियति का कैसा क्रूर मजाक है। एक राजा जिसकी सेना इतनी बड़ी है कि उसे दल पंगुल कहा जाता है। हाँ। जिसने पूरी जिंदगी बाहरी आक्रमणों को रोके रखा, उसका अंत दुश्मन की किसी शानदार रणनीति या बहादुरी से नहीं होता। नहीं, उसका पतन होता है एक भड़के हुए हाथी और एक दुर्भाग्यपूर्ण तीर से। युद्ध के मैदान में हुई उस एक पल की दुर्घटना ने भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा भूगोल और भविष्य बदल कर रख दिया। इतिहासकारों का साफ मानना है कि जयचंद की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में ऐसी कोई बड़ी शक्ति नहीं बची थी जो गौरी का रास्ता रोक सके। हाँ, वो ढाल टूट गई। बिल्कुल। उनकी मौत के साथ ही भारत में बाहरी सत्ता के पूरी तरह स्थापित होने का दरवाजा खुल गया। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो हमारे सामने जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो शिलालेख हैं, जो समकालीन दस्तावेज हैं, वे सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं। महाराजा जयचंद जो काशी और कन्नौज के राजा थे, वो कोई देशद्रोही या गद्दार नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। वे एक शूरवीर, एक देशभक्त और एक महान बौद्ध सम्राट थे। साहित्यिक प्रतिशोध की बुनियाद पर खड़ा है। इस चर्चा से हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि इतिहास महज वो नहीं है जो हमें रटाया जाता है। बिल्कुल सही। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि कहानी कौन सुना रहा है, कहानी सुनाने वाले का अपना नजरिया क्या है, उसके खुद के क्या हित जुड़े हैं। जब तक हम ये सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हम किसी कवि की कल्पना को ही अपना इतिहास मानते रहेंगे। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो आलोचनात्मक सोच को जन्म दे। तथ्यों को परखना ही एक जागरूक समाज की सबसे बड़ी निशानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों की पड़ताल के अंत पर पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? आज हमने देखा कि कैसे एक महाकाव्य, महज एक कविता की ताकत ने एक शूरवीर देशभक्त राजा को सदियों के लिए इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार बना दिया। तो क्या ये संभव है कि इतिहास के जिन खलनायकों को हम आज सबसे ज्यादा नफरत भरी नजरों से देखते हैं, वे असल में नायक रहे हों? और आज हम इतिहास के नाम पर जिस सच पर इतना गुरूर करते हैं, उसमें से कितना हिस्सा हकीकत है और कितना महज एक रची गई कहानी? धुंधले पानी में भी सच मौजूद होता है, बस गहराई में उतरने की और सवाल पूछने की हिम्मत चाहिए।
सबे सत्ता सुखी होंतु सबे होंतु चखे मीनो सबे भद्राणी पसंतु माँ किच्छि पाप मागमा माँ किच्छि सुख मागमा माँ किच्छि दुख मागमा।